Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप लोगों से डेली की तरह रिक्वेस्ट है कि अपनी इन क्लासेस में भरपूर पार्टिसिपेट करें। आपको जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आप उन लेक्चर्स को थॉरोली सुनें और अपने लेक्चर नोट्स बेटे ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपके लिए जो सबसे बड़ा असासा आपके पास होगा वो आपके लेक्चर नोट्स ही होंगे। आप जब क्लासेस में आएंगे आपसे डिमांड भी की जाएगी कि अपने लेक्चर नोट्स आप लोग दिखाएं और यूनिक नोट्स बेटे आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कल वाला जो लेक्चर था ज़रा उसे डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट किया। मैं उन्हें रिवाइज़ नहीं करूँगा बिकॉज़ मैं एक बार ऑलरेडी उन्हें रिवाइज़ कर चुका हूँ। उसके बाद हमने एवेपोरेशन स्टार्ट किया था। एवेपोरेशन को मैं जल्दी ज़रा कंप्लीट करना चाह रहा था विद इन टाइम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेली लाइफ की एग्जांपल मैंने नहीं दिखाई उसमें। लेकिन हमने डिस्कस क्या किया, सबसे पहले हमने एवेपोरेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया कि एवेपोरेशन है क्या। डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी कि किस तरह वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी तमाम जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो बाकी मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन्हें ब्रेक करके लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर सकें। तो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे और इस तरह मॉलिक्यूल्स का एस्केप कर जाना, इससे ही हमने एवेपोरेशन का नाम दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स देखे। हमने देखा कि इसे हम सरफेस फिनोमिना भी कहते हैं, क्योंकि एवेपोरेशन हमेशा सरफेस से ही होगी, विद इन द लिक्विड एवेपोरेशन आपको पता है पॉसिबल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब एवेपोरेशन होगी तो ओवरऑल लिक्विड की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और लिक्विड की एनर्जी को दोबारा से मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो लिक्विड में एंटर होगी। इसी तरह हमने देखा कि एवेपोरेशन का कूलिंग कैसे, उसको भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल करैक्टरिस्टिक्स हमने देखे तो कॉन्टीन्यूस एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर्स पे कॉन्टीन्यू रहता था। इसके बाद बेटे हमने फैक्टर्स डिस्कस किए कि कौन कौन से फैक्टर्स पे एवेपोरेशन डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। ऐसे लिक्विड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उन लिक्विड्स में एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बुक में एग्जांपल भी है इसकी कि लेट्स से हमारे पास वाटर है और वाटर के पैरेलल अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, लेट्स से ईथर या अल्कोहल अगर आप ले लें और एक किसी पेपर को आप वाटर से वेट कीजिए और किसी दूसरे पेपर को आप अल्कोहल से या ईथर से वेट करें या गैसोलीन जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल से आप वेट करें, तो आप देखेंगे कि जो पानी से वाटर से जो आपने पेपर वेट किया था वो अभी वेट ही होगा कि गैसोलीन वाला जो पेपर है, पेट्रोल वाला पेपर ड्राई हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? एवेपोरेशन ही थी, लेकिन वाटर में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वाटर वाला जो पेपर था वो अभी वेट था और पेट्रोल वाला पेपर जो था वो ड्राई हो गया, क्योंकि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसोलीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। दूसरा हमने जो फैक्टर डिस्कस किया था दैट वाज सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है। थर्ड फैक्टर वाज टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी फास्टर होगी। और इसकी कॉमन एग्जांपल हमने डेली लाइफ में देखा भी है कि अक्सर कपड़े धोने के बाद हम कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो गीले कपड़े बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएंगे, और अगर धूप ज़्यादा नहीं होगी, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो कपड़े भी ज़्यादा देर तक गीले रहेंगे। यही वजह है कि गर्मियों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं और सर्दियों में ज़रा टाइम लगता है, गीले रहते हैं, क्योंकि हवा में पहले ही नमी मौजूद होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो बेटे उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है।
ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एवेपोरेशन कूलिंग काज करती है, ऐसा क्यों है। तो बेटे ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास, मैं वर्ड्स में लिख देता हूं इसे, कि होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड which have higher kinetic energy, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, escape from surface of liquid, लिक्विड की सरफेस से क्या करते हैं जी, स्केप कर जाएंगे, वेपोरेशन काज करेंगे, काज अवेपोरेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं अवेपोरेशन, और अवेपोरेशन जो है वो काज करेंगे। अब इससे होगा क्या कि वो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो लिक्विड में से स्केप कर गया, अब ओवरऑल जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो नेक्स्ट मैं यहां पे लिखूंगा द टेम्परेचर या द एनर्जी और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, कि जो आपके पास लिक्विड बाकी बचा उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब उस डिक्रीज्ड टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लिक्विड में जाएगी। तो नेक्स्ट मैं यहां पे लिखूंगा कि एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मूव्स इनटू लिक्विड। अब सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी है वो लिक्विड में मूव करेगी, इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे कूलिंग जो है वो होगी। एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस विच काज कूलिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग होगी। तो ये बेटे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बड़े अच्छे तरीके से इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में एवेपोरेशन से रिलेटेड है दैट इज earthenwares keep the water cool। बेटा ये बोर्ड में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थनवेयर है क्या। ये बेटे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उन्हें हम अर्थनवेयर कहते हैं। जैसे डेली लाइफ में या गांव वगैरह में आपने घड़ा वगैरह देखा होगा। अब होता क्या है, इसे हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे बेटे, कि लेट्स से कि ये आपके पास कोई मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन है जिसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, वाटर इसमें पोर कर दिया। अब यहाँ पर वाटर मौजूद है। अब वाटर मौजूद है और एवेपोरेशन तो होनी ही होनी है, क्योंकि एवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पे कंटिन्यू रहती है। यहाँ से होगा क्या, मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे और यहाँ से बाहर चलते जाएंगे। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा हुई, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी को लेके इस लिक्विड में से बाहर चले गए और इस बर्तन में से बाहर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी रेस्ट ऑफ द लिक्विड जो है इसकी एनर्जी या इसका टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब होना क्या था, सराउंडिंग से टेम्परेचर ने इस लिक्विड की तरफ आना था और लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करना था। लेकिन ये जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, ये सराउंडिंग से जो एनर्जी है उससे एंटर होने
नहीं देगा। तो इट मीन्स कि एनर्जी इस तरफ एंटर नहीं होगी। तो जब एनर्जी एंटर नहीं होगी तो ऑब्वियसली कि लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कम ही रहेगा। तो इस तरह जो अर्थन वेव्स हैं वो लिक्विड वाटर को जो है वो ठंडा रखते हैं। इसी तरह बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर यहाँ से पूछा गया है कि वन फील्स कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ। वन फील कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ। कि ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद हम कूलिंग फील करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं, ऐसा क्यों है? तो बेटे जब हम बाथ लेते हैं या हम नहाते हैं तो आफ्टर शावर क्या होता है कि लेट्स से कि ये कोई पर्सन जिसकी बॉडी है जी ये, अब आफ्टर टेकिंग बाथ क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी पे मौजूद हैं। लेट्स से दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अब होगा क्या कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को लेंगे और हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को लेके एवेपोरेट हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी की एनर्जी एवेपोरेशन में यूज़ हो रही है और मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी की एनर्जी को ही लेकर क्या करते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर चली गई, हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर गई मतलब टेम्परेचर कम होगा और हमें कूलिंग जो है वो फील होगी। ठीक है, इसी तरह बेटे और भी क्वेश्चन है इसमें से। बेटे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। evaporation take place at all temperature। कि evaporation तमाम टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहती है, ऐसा क्यों है? देखिए बेटे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि evaporation बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तकरीबन तमाम टेम्परेचर्स पर कंटिन्यू रहती है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एवेपोरेशन बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम करते जाएंगे एवेपोरेशन कम होती जाएगी। तो इट मीन्स कि एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बेटे, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं कि एवेपोरेशन का कूलिंग, एवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ये तो डेली लाइफ में भी आपने देखा है कि अगर आप एक चाय का कप लें और चाय का कप जो कि गर्म था, अगर आप उसे देखें तो उस टी की सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में जो है वो लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है और जैसे जैसे एवेपोरेशन होती जाएगी चाय का कप आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा, मतलब एवेपोरेशन से कूलिंग होती जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो अर्थन वेयर्स कीप द वाटर कूल। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग की हीट लिक्विड वाटर में नहीं आ पाती और इस तरह टेम्परेचर कम ही रहता है और पानी ठंडा ही रहता है। नेक्स्ट वन फील कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ, क्योंकि बॉडी की एनर्जी को ही बॉडी पे लगे हुए वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एवेपोरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और हमें कूलिंग फील होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 4 क्वेश्चन बेटे बार बार जो है वो पूछे गए हैं बोर्ड में एवेपोरेशन से रिलेटेड। तो ये बेटे आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। मोर ओवर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एवेपोरेशन की। इसी तरह आपको फैक्टर्स पता होनी चाहिए कि किन फैक्टर्स पे एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। मेरी कोशिश होगी कि आज ही इसी लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए और अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है जी वेपर प्रेशर। अगर आप इस टॉपिक का नाम ही देखें
तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो जाएगा कि हम वेपर्स से बनने वाले प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर जी, सबसे पहले तो बेटे आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है वेपर प्रेशर की। एक्सप्लेनेशन इसकी बाद में देखेंगे। कहते हैं जी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid. Pressure exerted by vapor on the surface of liquid when, एक मिनट जी ब्रेक लीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, कर दूं कंटिन्यू, पता चल जाएगा उनको। इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर, ठीक हो गया जी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम with liquid at a given temperature। जी डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहते हैं जी कि ये प्रेशर है जो कि एक्सर्ट किया किसने? वेपर्स ने। वेपर्स ने कहाँ प्रेशर एक्सर्ट किया? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया। कंडीशन क्या है कि लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि वेपर्स इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? लिक्विड के साथ एट सम गिवन टेम्परेचर। अब डेफिनेशन सारी आसान है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह कि लेट से हमारे पास कोई बर्तन है और इस बर्तन में, इस कंटेनर में कोई लिक्विड जो है वो मौजूद है। अगर तो ये कंटेनर ओपन फेस होगा, मतलब कि ये कवर्ड कंटेनर नहीं है, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है, तो इसमें मौजूद लिक्विड जब अवेपोरेट होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, तो वो वेपर्स लिक्विड में वापस नहीं आएंगे ड्यू टू एयर फ्लो। एयर फ्लो करेगी और बनने वाले वेपर्स को अपने साथ फ्लो करके वापस ले जाएगी। ठीक है, ये तो था अगर आपके पास कोई ओपन फेस कंटेनर है। अगर आपके पास कोई कंटेनर इस तरह है कि क्लोज कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद है, अब ये जो लिक्विड है जब अवेपोरेट होगा, किस वजह से अवेपोरेट होगा? कि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाएगी, वो मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब ये जो वेपर्स हैं, ये कंटेनर क्लोज होने की वजह से इस कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहाँ पे ही मूव करते रहेंगे। कब तक? जब तक कि इनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो खर्च ना हो जाए, और जब इनके काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये वेपर्स वापस लिक्विड में गिरना शुरू कर देंगे। और
वेपर्स का अपनी एनर्जी को यूज करके लिक्विड में वापस आ जाना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, मैं अपनी इस सारी डिस्कशन को वर्ड्स में लिखता हूं और उसके बाद फिर बात को आगे लेकर चलते हैं कि इफ या इस तरह आप लिखेंगे कि लेट अ कंटेनर which is not closed having some liquid inside, अगर आप वाटर कहना चाहते हैं लिक्विड की जगह पे तो आप वाटर भी कह सकते हैं कि इसमें वाटर मौजूद है। तो होगा क्या, वेपर्स विल फॉर्म and will move into एटमॉस्फेयर, के वेपर्स बनेंगे और एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एयर मौजूद है। अगर हमारे पास क्लोज कंटेनर मौजूद है, इफ वी हैव क्लोज कंटेनर, अगर हमारे पास क्लोज कंटेनर मौजूद है तो अब क्या होगा, वेपर्स बनेंगे लेकिन कंटेनर क्लोज होने की वजह से कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएंगे और विद इन दी कंटेनर ये क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, दीवारों के साथ टकराएंगे, लिक्विड की सरफेस के साथ टकराएंगे और मूव करते रहेंगे विद इन दी कंटेनर। तो मैंने लिखा इफ वी हैव क्लोज कंटेनर देन वेपर फॉर्म्ड keep moving within the container until they spend their energy। कब तक मूव करते रहेंगे जी कंटेनर में? Until they spend their energy। और जब अपनी एनर्जी खर्च कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे जी, ये लिक्विड में वापस आना शुरू कर देंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा आफ्टर दैट दे रिटर्न इनटू लिक्विड इसके बाद ये क्या करेंगे जी, लिक्विड में वापस आ जाएंगे। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। और ये फिनोमिना कंडेंसेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन क्या है? वो कहते हैं जी कि किसी वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ये कंडेंसेशन है, जो कि एवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो वेपर्स बने उन्होंने एनर्जी खर्च की और लिक्विड में वापस आना शुरू हो गए। शुरू में वेपर्स ज़्यादा थे और वो वेपर्स जो वापस जा रहे थे उनकी अमाउंट जो थी वो कम थी। जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता गया तो जो वेपर्स थे जो वापस लिक्विड में आ रहे हैं, यानी कि जो कंडेंस हो रहे हैं, इनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब कि एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे जो वेपर्स हैं और जो कंडेंस हो के मॉलिक्यूल्स वापस जा रहे हैं, इन दोनों की तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन स्टार्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन
is fast and rate of condensation is slow, के बड़े कम मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वापस जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जो कंडेंसेशन है ये भी बढ़ती जाएगी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ evaporation become equal to रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये जो स्टेज होगी ये इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाएगी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो बेटे इक्विलिब्रियम पे जितने वेपर्स कंडेंस होके वापस आ रहे हैं वो वेपर्स क्या करेंगे, वो इस लिक्विड की सरफेस पे आके फोर्स लगाएंगे, फोर्स की वजह से प्रेशर बनेगा, और वो बनने वाला प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे इन वेपर्स की वजह से बनने वाला जो प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। बेटे टॉपिक ये बड़ा आसान था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अभी तक फ़िलहाल हमने जो वेपर प्रेशर है इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, और एक्सप्लेनेशन में हमने यही देखा कि अगर आपके पास क्लोज कंटेनर है तो वेपर्स जब बनते हैं तो वेपर्स वो बाहर एयर में एक्सपोज होने की बजाय वो विद इन द लिक्विड मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं और लिक्विड की सरफेस के साथ टकराते हैं, और विद इन द लिक्विड मूव करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं। जैसे ही वो अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं तो वो वापस लिक्विड में गिरना शुरू कर देंगे, और इस प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन का नाम दिया। शुरू में एवेपोरेशन फास्ट है, कंडेंसेशन स्लो है, और आफ्टर सम टाइम जितने मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड में वापस जा रहे हैं। इसका मतलब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो गई, इक्वल होगी। जब ये स्टेज आएगी तो इस स्टेज को आप इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में वापस आ रहे हैं, जरा डेफिनेशन पे वापस आते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन को समझाने के लिए थी। तो कहते हैं जी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, कि वो प्रेशर जो वेपर्स ने एक्सर्ट किया कहाँ पर, सरफेस ऑफ लिक्विड पे। मतलब ये जो वेपर्स नीचे गिर रहे हैं ये जब लिक्विड की सरफेस पे आके प्रेशर अप्लाई करेंगे, कब, इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही जो वेपर्स हैं वो कंडेंस भी हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेज होएगी। तो इस स्टेज पे बनने वाला जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा बाय वेपर, इस प्रेशर को आप नाम देंगे वेपर प्रेशर का। इसके बाद बेटे इसके फैक्टर्स हैं कि किन किन फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। इन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने 4 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए एवेपोरेशन से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। हर बार उन चारों में से 2 क्वेश्चन कम से कम ज़रूर आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि हमें उन चारों क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। उसके बाद हमने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया, वेपर प्रेशर क्यों है, या डेफिनेशन में इक्विलिब्रियम क्या क्या मतलब है, इस सारी जो थी वो एक्सप्लेनेशन उसे हमने डिस्कस किया। अब इसके फैक्टर्स हैं, बुक से अगर आप देखेंगे तो हमने ये 2-3 लाइंस ही डिस्कस की हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट थी, इन्हें समझाने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए हमें इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ा। तो बेटे आपने काम करना है, आपने इस टॉपिक को बुक से ज़रूर पढ़ना है फैक्टर से पहले तक, ठीक है। वो आप जब इसे रीड करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो अपने लेक्चर नोट्स आपने ज़रूर बनाने हैं, यूनिक नोट्स आपने साथ साथ ज़रूर देखने हैं। यूनिक नोट्स बेस्ट सोर्स हैं आपके अपने नोट्स के बाद। आपको यूनिक नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे, और बेटे आपने उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जब आप वापस आएंगे क्लासेस में आपसे लेक्चर नोट्स के लिए डिमांड की जाएगी। उसके अलावा बेटे नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो आजमाइश है अल्लाह ताला अब इस आजमाइश को रोकें। पूरी दुनिया पे जो आजमाइश आई हुई है, और आप बिल्कुल वैसे ही क्लासेस में वापस आएँ जैसे रूटीन में लाइफ चल रही थी।
और अपने बेहतर रिज़ल्ट्स के लिए दुआ करें, बड़ों का अदब करें, बच्चों से प्यार करें और बेटे नमाज ज़रूर पढ़ें आप लोग, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स जो हैं वेपर प्रेशर के, इनके साथ हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे मुलाकात होगी। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।